ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट का। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट है 4071 पर। अब जैसे ही 4071 से 4072 पर आएगी तो हमारा 10 पिप्स का मूव कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 4071 से 4070 पर आ जाती है तब भी 10 पिप्स का मूव हो जाएगा। अब आपका प्रॉफिट कब बनेगा? जब आपने यहाँ से बाई की ट्रेड लगाई 4071 से, मार्केट अपसाइड पे चली गई 4072 पर, तो आपका 10 पिप्स का मूव हो जाएगा इन प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में। और लोट आपने 0.01 की लगाई है तो 10 पिप्स के मूव पे आपका $1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने अगर 0.01 की लोट लगाई तो 10 पिप्स पे आपका $1 बनेगा एंड 50 पिप्स पर आपका $5 बन जाएगा। अगर 0.02 की लोट लगाई है तो आपका डबल हो जाएगा। मैं ना आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लोट का भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास एक STD यानी कि स्टैंडर्ड लोट होती है। ठीक है, ये 1.0 से स्टार्ट होती है एंड देन सो ऑन। उसके बाद हमारे पास मिनी लॉट होती है। मिनी लॉट होती है जो 0.1 से स्टार्ट होती है एंड 0.9 तक जाती है। उसके बाद माइक्रो, सबसे छोटी लॉट माइक्रो होती है। इसका आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ये स्लाइड में भी लिखा हुआ था बट मैं अब यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। 0.01 से स्टार्ट होती है एंड 0.09 तक जाती है। ये होती है माइक्रो लॉट, सबसे छोटी लॉट। ठीक है, अब देखें, मैंने जो है फॉर एग्जांपल माइक्रो लॉट लगाई है 0.01 की माइक्रो लॉट लगाई है। ठीक है, एंड मैंने 10 पिप्स कैच किए। 10 पिप्स कैच किए तो मुझे प्रॉफिट होगा $1। अंडरस्टैंड? अगर यहीं पे मैंने लॉट लगाई है 0.02, सेम इसी तरह मैंने जस्ट 10 पिप्स तक जो है मैंने प्रॉफिट बुक की है तो मुझे प्रॉफिट होगा $2 का। समझ रहे हैं? यानी कि जैसे जैसे मैं अपनी लॉट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जो है प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सारी बात कहाँ पे आ गई फिर दोबारा? पिप्स पर, कि मैंने कितने पिप्स तक होल्ड किया है, मेरी ट्रेड कितने पिप्स तक चली है। अगर यही ट्रेड, मेरी जो पहली ट्रेड है 0.01 वाली, ठीक है, अगर ये 50 पिप्स चली होती, 50 पिप्स, ठीक है, तो मेरा यहीं पे प्रॉफिट $5 का हो जाना था। ठीक है, चाहे बाय में है या सेल में है। अगर मैंने बाय की ट्रेड लगाई है, बाय साइड मुझे 50 पिप्स मूव मिलता है तो मेरा $5 बन जाएगा। अगर सेल साइड मुझे 50 पिप्स मूव मिलता है तो मुझे जो है $5 का, अगर मैंने बाय की ट्रेड लगाई है सेल साइड आ गई है तो फिर मेरा $5 का लॉस हो जाएगा। अगर मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, सेल साइड आ गई 50 पिप्स, तो फिर मुझे $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। सेम ऐसे ही 0.02 की मैंने लोड लगाई, मुझे यहाँ से मूव मिला 50 पिप्स का। मैंने बाय की ट्रेड लगाई है, मार्केट ने बाय साइड 50 पिप्स मूव दी है तो मेरा यहाँ पे कितने डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा? $10 का। सही है, यानी कि डबल हो जाएगा। अब देखो, ये 4073 से, फॉर एग्जांपल मैंने 4073 से एंट्री लगा दी बाय की। ठीक है, मार्केट यहाँ से 73, 74, 75, 76, 77, ठीक है, 77 के बाद 78 पे आ गई, 78 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 50 पिप्स बन जाएंगे। डिपेंड करता है कि मैंने लॉट कितनी लगाई है, उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, 50 पिप्स है, ठीक है, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है अपनी लॉट से, जो आपकी लॉट है, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आप बताएं, आगे समझ या अभी भी है कन्फ्यूजन? ये ना आपका बहुत अच्छे से क्लियर तब होगा जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने जस्ट आपका डेमो अकाउंट बनवाया है, डेमो अकाउंट पे भी प्रैक्टिस करनी मैंने आपको स्टार्ट नहीं करवाई। वो तब स्टार्ट होगी जब हम जो है ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। जब आप लोग ट्रेड्स बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तब आप लोग डेमो पे प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको मज़ीद अच्छे से फिर इनकी समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। थ्योरेटिकल मीन्स क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, आपको समझ आ रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्लास एंड होगी, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, वो चीज़ आपके माइंड से स्किप हो जाएगी। क्यों स्किप होगी? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है,
आप बेशक उसको लिख लेंगे ना, अगर फिर भी बार बार आप उसको पढ़ते जाएंगे, आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी। ठीक है, जब थोड़ा सा आप लोग इधर उधर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो ये वो चीज़ आपके माइंड से स्किप हो जाएगी, आप उसको भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि भाई प्रैक्टिस ही नहीं है, आपने ट्रेड ही नहीं लगाई, ट्रेड लगा के मार्केट को ऑब्जर्व ही नहीं किया, ट्रेड लगाने के बाद आपने अभी तक प्राइस को देखना स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, कि मेरा कैसे प्रॉफिट बन रहा है, कैसे मेरा लॉस हो रहा है, कितना मुझे मूव मिल रहा है, उस मूव पे मेरा कितना प्रॉफिट बन रहा है एंड उस मूव पे मेरा कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि अभी अभी तक आपने इन चीज़ों को एज अ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ही नहीं किया, इस वजह से आप लोगों को पिप्स को समझने में जो है अभी मुश्किल पेश आ रही है। यकीन करें, मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले, तो पिप्स को समझने मुझे भी तकरीबन जो है वो 1 महीना लग गया था, मुझे बहुत मुश्किल से समझ आई थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, इसको जो है मज़ीद अपने ऊपर सवार नहीं करें। अगर समझ नहीं आ रही, थ्योरेटिकली भी समझ लें, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा फिर इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। अंडरस्टैंड? और कोई क्वेश्चन, या हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें? मुझे बताएं जल्दी, अभी सर टाइम। ब्रोकर के बारे में थोड़ा बताएं, ब्रोकर के बारे में। ब्रोकर, अच्छा देखें, जो मैंने आपको कल जी। बताया था ना कि जब हमने ब्रोकर सिलेक्शन करनी होती है तो आपने जो है सबसे पहले विकी एफ एक्स एक इंटरनेशनल जो है वो एज आ वेबसाइट है, वो लोग उसको यूज़ करते हैं ब्रोकर को चेक करने के लिए। ठीक है, विकी एफ एक्स आपको मैंने शो करवाई थी जब आप क्लास में थे, ये विकी एफ एक्स मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, आप पता नहीं फर्स्ट क्लास में नहीं थे या करवाई थी नहीं। सर, फर्स्ट क्लास में नहीं था। फर्स्ट क्लास में आप नहीं थे, चले। ये एक वेबसाइट है विकी एफ हम्म। एक्स के नाम से। अंडरस्टैंड? जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे ना तो यहाँ पर ये वेबसाइट आपको जितने भी मार्केट में ब्रोकर जो है वो चल रहे हैं उन सब की डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि क्या वो ब्रोकर जो है ठीक है या नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आप कोई भी ब्रोकर देख लें, आप लोग उस पर उसको उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे एंड सर्च करेंगे तो ये उसकी डिटेल निकाल के आपको दे देगा। हम डू प्राइम ब्रोकर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ, DOOPRIM डू प्राइम। ठीक है, डू प्राइम ने इसका नेम चेंज कर दिया है, अपडेट कर दिया, डू प्राइम की बजाय भी इसका नेम डी प्राइम हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ डी प्राइम तो ये देखिए मेरे पास ब्रोकर आ गया, इसके आगे लिखा हुआ रेगुलेटेड। बाकी देखो, इसके नीचे एक ब्रोकर आ रहा है जो अभी तक रेगुलेट नहीं हुआ, आपने इस ब्रोकर को यूज़ ही नहीं करना। ठीक है, एक ये ब्रोकर मार्केट में आया हुआ है GKFX प्राइम के नाम से, अनवेरीफाइड, वेरीफाइड ही नहीं है, आपने इस ब्रोकर पर ट्रस्ट ही नहीं करना। आपने वही ब्रोकर यूज़ करना है जो इंटरनेशनल ब्रोकर होगा, जो मार्केट में चल रहा है, जो रेगुलेट है। ठीक है, आजकल पाकिस्तानी जो हैं वो लोकल ब्रोकर अपने बना के मार्केट में इन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर अभी भी पाकिस्तानीज़ भी चल रहे हैं, वो है नेशनल ब्रोकर। हमने उनको फॉलो नहीं करना, हमने जस्ट इंटरनेशनल ब्रोकर को टारगेट करना ताकि कल को अगर में कोई इशू हो तो हम इसको रिजोल्व भी करवा सकें। ठीक है, पाकिस्तानीज़ आपको पता है आजकल स्कैम में सबसे ज़्यादा आगे हैं, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। हमने सिर्फ इंटरनेशनल ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। डू प्राइम जो है वो मलेशिया का ब्रोकर है, मैंने सर्च किया, ये आ गया, रेगुलेटेड लिखा हुआ है। मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सारे की सारी जितनी डू प्राइम की डिटेल्स होगी ये मुझे प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये सिंगापुर 5 to 10 ईयर्स इसका जो है वो मार्केट में आया हुआ इसको हो गया है। ठीक है, इन्वायरमेंट इसका क्या है, ए क्लास है, रेगुलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा ये इसका लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो इसका ये ट्रस्ट स्कोर है। ठीक है, इसका ट्रस्ट स्कोर कितना है, 8 out of 10। ठीक है, और क्या चीज़ है इसमें, आप लोगों ने मेन चीज़ होती है लाइसेंस और इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह वो देखना है। ये इसका लाइसेंस है, लिखा हुआ ऊपर MT4 MT5 फुली लाइसेंस। ठीक है, इसके पास MT4 जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है MT4 MT5, उसका लाइसेंस इसके पास है। अंडरस्टैंड? ये डू टेक्नोलॉजी डेमो का सर्वर और लाइव का सर्वर दोनों प्रोवाइड करता है, MT4 पर भी और MT5 पर भी। दो तरह के अकाउंट ये प्रोवाइड करते हैं, एक होता है सेंट अकाउंट, एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, दोनों अकाउंट प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद क्या है, ये इसके पास लाइसेंस है। जी, आवाज़ आ रही है? कोई क्वेश्चन है? सर ये ब्रोकर होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है, ये बता ये दें हमें जरा। सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विस किस चीज़ की, जो हम इस पे डिपॉजिट करते हैं,
क्या वो हमें डिपॉज़िट जो है इंस्टेंट डिपॉज़िट दे रहा है? अगर जो हम इस पे विथड्रॉ करते हैं, क्या वो हमें विथड्रॉ की पॉलिसी वगैरह, वो विथड्रॉ की ऑथेंटिकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? और हमें क्या ये मार्केट की सर्विस दे रहा है जिस पर हमने ट्रेड लगानी है? ये हमें लाइव अकाउंट की एक्सेस देता है, डेमो अकाउंट की एक्सेस देता है, ठीक है? जब भी हम फ़ॉरेक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें कोई एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता ही पड़ता है। क्यों पड़ना है? क्योंकि जब ब्रोकर हमें क्या है मार्केट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको दिखाया है, ये एक इंटरनेशनली वेबसाइट है जहाँ पे हमने सिर्फ एनालिसिस करने हैं। हमने ट्रेड करनी है ना, ट्रेड हमने कहाँ पे करनी है, MT5 या MT4 पे। लेकिन MT4 MT5 में ट्रेड तभी कर सकेंगे जब वहाँ पर हमारा लाइव अकाउंट होगा। अब ये लाइव अकाउंट कौन बना कर देता है? ब्रोकर बना के देता है। ब्रोकर के पास इसकी एसेस होती है, हमने वो एसेस इससे लेनी होती है। वो हमें क्या है, उसकी लाइव अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है। आपका डू प्राइम पे अकाउंट बना हुआ है? बनाया आपने डू जी प्राइम सर, पर बना अकाउंट? हुआ है। डू प्राइम पर अकाउंट जी, जी, बनाया हुआ है? बनाया हुआ है। ठीक है। डेमो अकाउंट आपने जी। लॉगिन कर लिया था? जी, जी, कर लिया तो था। बस यही चीज़ है ना कि ब्रोकर से हमने अकाउंट बनवाना होता है, ठीक है? वो हमें मार्केट की एक्सेस देता है। आपने वो डेमो अकाउंट अगर MT5 में लॉगिन किया तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको मार्केट शो हो रही थी। किसी भी करेंसी की आप अगर आपने ओपन की हो तो वहाँ पे आपको मार्केट शो होगी, चार्ट शो होगा। तो वहाँ पे आप लोग ट्रेड लगा सकते हैं। तो ट्रेड लगाने की हमें एक्सेस देता है ब्रोकर, ठीक है? ये ज़रूरी है। मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रोकर चल रहे हैं अब, तो आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि हमने कौन से ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड? मुझे कंफर्म करें ताकि मैं आगे चलूँ। क्लियर है? जी सर, समझ आ गई, अभी आप आगे कंटिन्यू करें। डन, चलें इंशाल्लाह। अच्छा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है कि हमने जो फ़ॉरेक्स में न्यूज़ होती है उनको किस तरह से रीड करना है और ये न्यूज़ होती क्या है, ठीक है? हाउ टू रीड न्यूज़ इन फ़ॉरेक्स। अब फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसको हमने फाइनेंशियली जो है वो देखना होता है न्यूज़ को। मैंने जब पिछली जो हमारी क्लास उसमें बताया था कि हम 3 तरह के एनालिसिस करते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल क्या चीज़ होती है कि मार्केट में जब भी कोई न्यूज़ वगैरह आती है उसको फंडामेंटली रीड करना, वो हमारे पास एनालिसिस कौन सा होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। इसके लिए आप लोग वेबसाइट्स फॉरेक्स फैक्ट्री है, माई एफ बुक है, आप लोग उसका विज़िट कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है? जस्ट फॉरेक्स फैक्ट्री जो ऑफिशियली जो यूज़ होती है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उसको देखेंगे और वहाँ से पता करेंगे कि हमने जो है जो न्यूज़ है उनको किस तरह से रीड करना है। पहले कुछ जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है? कि न्यूज़ होती क्या है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ रेफर्स टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल इवेंट्स। जहाँ भी इवेंट्स का लफ्ज़ आएगा ना, इसका मतलब क्या है कि ये न्यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि हमने यहाँ पे इकोनॉमिक डाटा, पॉलिटिकल डाटा, फाइनेंशियल डाटा, ठीक है, जो कंट्री की तरफ से रिलीज़ किया जाता है उसको हमने रीड करना है, ठीक है? इंटरनेशनली अगर देखा जाए जो डॉलर है, ठीक है, डॉलर किस कंट्री का करेंसी है, वो है अमेरिका की। तो अमेरिका की तरफ से जो कोई भी न्यूज़ जो रिलीज़ की जाती है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, डॉलर पे आता है। डॉलर हर करेंसी का बाप है, ठीक है? तो जब भी डॉलर किसी करेंसी के साथ लगता है तो वो करेंसी हमारी क्या है, मेजर करेंसी बन जाती है। तो जब डॉलर पे कोई भी न्यूज़ लगेगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ जितने भी लोग, जितनी भी करेंसीज कंपटीशन में होंगी, उन सब पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं जब भी आप लोग सुबह उठें, आप लोग ट्रेड पे बैठने लगें, आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यूज़ देखनी है, फंडामेंटल डाटा भी देखना है कि आज कोई न्यूज़ तो नहीं है। तो आप लोगों को जब पता चल जाएगा कि हाँ, इस बजे न्यूज़ है, 5:30 बजे न्यूज़ है, या 6 बजे, 7 बजे, रात को 8 बजे न्यूज़ है, आप लोग उस वक्त क्या करोगे, टेंशन के साथ बैठोगे और देखोगे कि न्यूज़ की वजह से मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट आता है। तो ठीक है? तो ये कुछ न्यूज़ होती हैं, मैं इनको बताता हूँ। सबसे पहले एक न्यूज़ होती है इंटरेस्ट रेट डिसीजन, एक न्यूज़ होती है इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन में 2 तरह की हमारे पास न्यूज़ आती है, एक होती है सीपीआई न्यूज़, ठीक है? एक होती है पीपीआई न्यूज़। इन्फ्लेशन महंगाई को बोलते हैं। ये चीज़ें हम अभी ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये कौन-कौन सी न्यूज़ होती हैं जिसको हमने कैसे रीड करना है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? इन्फ्लेशन एक न्यूज़ होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक हमारे पास न्यूज़ होती है एम्प्लॉयमेंट डाटा, जिसको बोलते हैं एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल न्यूज़। एक होती है जीडीपी ग्रोथ, नेक्स्ट होती है सेंट्रल बैंक स्पीचेस।
ये जितनी भी न्यूज़ होती हैं, मेजर न्यूज़ होती हैं, इनका डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जब डॉलर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा तो डॉलर के अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज़ होंगी, सब के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले देखें ये मार्केट मूवर्स, यानी कि जो हमारे पास जो न्यूज़ होती है ना, वो एक किस्म का आप ये समझ लें कि फ़ॉरेक्स मार्केट में उसको एक किस्म का ड्राइवर समझा जाता है। हमारी जो मार्केट फ़ॉरेक्स में चल रही होती है, अगर उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी स्लो है, ठीक है? तो जब उस पे न्यूज़ इम्पैक्ट करेगी ना, न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा, तो मार्केट क्या है, उसकी प्राइस में हाई वॉलेटिलिटी आ जाएगी, यानी कि मार्केट सही तरह से चलने लग जाएगी। ये किस्म का ड्राइवर होता है। ठीक है, न्यूज़ क्या है कि फॉरेक्स में एक ड्राइवर है, ये मार्केट मूवर्स है, मार्केट को मूव करती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि इसने कितना मूव देना है मार्केट को, ये न्यूज़ डिपेंड कर रही होती है। और न्यूज़ का डाटा भी डिपेंड कर रहा होता है कि उस न्यूज़ पर डाटा कितना है। तो उस डाटे से हम चेक करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि अब प्राइस क्या है, अपसाइड जाने वाली है या डाउन साइड जाने वाली है। जब हम इस चीज़ को सीख लेंगे तो हम इस चीज़ को जब समझ लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हमने जब ट्रेड लेनी है न्यूज़ के टाइम, तो हमने वो किस तरह से लेनी है, हमने बाय साइड ट्रेड प्लेस करनी है या सेल साइड प्लेस करनी है। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि वॉलेटिलिटी क्रिएशन, यानी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ क्रिएट मार्केट हाई वॉलेटिलिटी, यानी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर लो इम्पैक्ट न्यूज़ होगी तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट कम होगा, लो इम्पैक्ट होगा, उसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी फिर कम होगी, मार्केट में इतना मूव नहीं देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये वाली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, 5-6 न्यूज़ ऐसी हैं जो हाई इम्पैक्ट होती हैं, इसका मार्केट पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। थर्ड क्या है, इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर। ये क्या बताती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है वो हमें बताती है इंटरनेशनली लेवल पे। ठीक है, जिस भी करेंसी पे न्यूज़ आएगी तो उस करेंसी का जो कंट्री होगा उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बताएगी। अगर डॉलर पे न्यूज़ आएगी तो कंट्री की जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमें ये बताएगी। ठीक है। ट्रेडर सेंटीमेंट, यानी कि हमने जो इस न्यूज़ आई है इसकी बेस पे जो हमने ट्रेड डिसाइड करनी है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा सेंटीमेंट क्या है, हमने गोल्ड को बाय साइड देखना है या सेल साइड देखना है। हम ये वहाँ पे जो है वो एनालिसिस करेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा नेक्स्ट डायरेक्शन किस साइड पे होगा, बाय साइड होगा या सेल साइड होगा, ये हमने समझना है। थर्ड है इसमें यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसको हमने रीड किस तरह से करना है, अंडरस्टैंड किस तरह से करना है। और जब न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ को रीड करते हुए इसको अंडरस्टैंड करते हुए हमने ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रीड न्यूज़, न्यूज़ को हमने रीड करना है। आइडेंटिफाई की इकोनॉमिक इवेंट्स यूजिंग फॉरेक्स न्यूज़ कैलेंडर्स, यहाँ पे वर्ड एक यूज़ हुआ है न्यूज़ कैलेंडर। अब ये न्यूज़ कैलेंडर हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हम जाएंगे, एक वेबसाइट है forexfactory.com। ठीक है, forexfactory.com ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको फंडामेंटल डाटा रिलीज़ करके देती है। यहाँ पर आपको डाटा शो होगा, हम यहाँ पे जब forexfactory.com लिखेंगे तो ये वाला लेआउट हमें शो होगा। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, कैलेंडर पे आएंगे, कैलेंडर पे हमने क्लिक करना है। तो कैलेंडर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमें नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ का कैलेंडर हमें निकाल के देगा, जिसमें हमें ये शो होगा कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, अब ये देखें आज क्या दिन है, फ्राइडे है, और ये फ्राइडे है 14 नवंबर। देखें ये वाला सेक्शन हाईलाइट हुआ हुआ है, आप देख रहे हैं, ऊपर वाला सेक्शन हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे है, और फ्राइडे में आप देखें ये हमारे पास यहाँ पे डे एंड जो है यहाँ पे डेट शो हो रही है और डे शो हो रहा है, उसके बाद ये हमारे पास टाइम का सेक्शन है, टाइम शो हो रहा है। ठीक है, ये 2:30 और सुबह का न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड डॉलर है, 6:30 CNY करेंसी है, 7 CNY करेंसी है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और कौन सी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, अब देखें जिन भी करेंसीज़ के आगे येलो कलर का फोल्डर है वो हमारे पास न्यूज़ है ही नहीं, वो हमारे पास टोटली लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, और जिन करेंसीज़ के आगे ऑरेंज कलर का फोल्डर बना हुआ है वो हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। येलो वाली कोई न्यूज़ नहीं होती, ऑरेंज वाली लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं,
और जिन करेंसीज़ के आगे रेड कलर का फ़ोल्डर बना हुआ है, वो हमारे पास क्या है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, ठीक है? यानी कि उनका मार्केट पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, तो इन न्यूज़ेज़ को हमने देखना है। जी, समझ आ गई है? ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो हमारे पास कैलेंडर शो होगा, अभी फ्राइडे वाले दिन देखें हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। तो जब आप डेली जब चार्ट पे बैठेंगे, आपने चेक करना है कैलेंडर को ओपन करके कि हमारे पास कौन सी न्यूज़ जो है वो आने वाली है इस दिन में। आज अगर सुबह आप बैठे होंगे तो आपको, तो आपने अगर चार्ट को देख यहाँ पे देखा होगा कैलेंडर को, तो आपको पता चल गया होगा कि आज तो कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो लेकिन फ्राइडे वाले दिन मोस्टली केसेस में फ्राइडे वाले दिन न्यूज़ लाजमी होती है, लेकिन आज नहीं है। तो जब न्यूज़ होगी तो मैं आपको बताऊँगा। ये देखें, ये थर्सडे वाले दिन यानी कि कल AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ये न्यूज़ थी। न्यूज़ का नाम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है? ये अनएम्प्लॉयमेंट चेंज न्यूज़ का नाम है। ये इसका डाटा आ गया हुआ है। अब इस डाटे को किस तरह से रीड करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आगे हम रीड करते हैं आगे क्या कह रहा है। सेकंड चीज़ क्या है कि अंडरस्टैंड इम्पैक्ट। हमने इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करना है। एनालाइज हाउ न्यूज़ इफेक्ट करेंसी प्राइसेस। हमने एनालाइज करना है कि करेंसी के ऊपर ये न्यूज़ किस तरह का इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव इफेक्ट डालती है या नेगेटिव इफेक्ट डालती है। थर्ड क्या है, मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। हमने रीड को न्यूज़ करना है, उसके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन हम ये डिसाइड करना है कि हमने ट्रेड किस तरह की लेनी है, बाई साइड लेनी है या सेल साइड लेनी है, इंट्रीज प्लान करनी है हमने। उसके बाद ये देखें, हाँ, जो मैंने आपको बताया पहले, हमारे पास 5 से 6 न्यूज़ेज़ होती हैं जो हाई इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है? सबसे पहले देखें, एक न्यूज़ होती है इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? कोई मुझे बताएगा आप में से? इंटरेस्ट, एनीवन एल्स? इंटरेस्ट सूद को कहते हैं सर। जी, सूद। सूद को, एग्जैक्टली सूद को बोलते हैं। अब सूद इस्लाम में जो है वो इसको कंसीडर किया जाता है या नहीं? हालांकि हमारे नो सर, हराम है। जितने भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है, टोटली सूद प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम वहाँ से लोन लेते हैं, क्या वो विदाउट इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है? हम इस्लामिक कंट्री में बिलोंग कर रहे हैं, हमारा इस्लामिक कंट्री का बैंकिंग जो सिस्टम है वो हमें फ्री इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो जो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम है तो क्या वो हमें प्रोवाइड करेगा? हरगिज़ नहीं, ठीक है? तो ये जब भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है ना, चाहे वो क्वार्टरली हो, ईयरली हो, जब भी डिसाइड होगा, उसका डाटा जब रिलीज़ होगा ना, तो वो हमें बताएगा कि अब करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है या वीक होने वाली है। और आप ये ज़हन नशीन रखें अपने माइंड में कि जब भी डॉलर पे डाटा रिलीज़ होगा, डॉलर पे डाटा किसी भी न्यूज़ का रिलीज़ होगा, तो वो सेंट्रल बैंक की तरफ से रिलीज़ होगा। अमेरिका का जो मेन जो सबसे बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक, ठीक है? उसके जो चेयरमैन है, फेड पाउल नाम है उसका, ठीक है? तो वो क्या करता है, डाटा रिलीज़ करवाता है, सेंट्रल बैंक की तरफ से ये डाटा रिलीज़ होता है। तो अब देखें, जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर उसने डाटा रिलीज़ किया, उस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, तो करेंसी क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ज़ाहिर सी बात है, देखें इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट पे वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देगा, तो उसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर ज़्यादा आ जाएंगे। उनको पता है कि हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो पैसा डालना शुरू कर देंगे बैंक में, बैंकिंग में पैसा लगाएंगे, ठीक है? इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे उस कंट्री में, ठीक है? उस बैंक में पैसा लोग ज़्यादा डालेंगे, जिसकी वजह से उसकी क्या है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज होंगी वो वीक हो जाएंगी। अब आप मुझे बताएगा कोई, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट के अगर हमारा जो डॉलर का रेट है अगर वो हाई होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? गोल्ड को हम बाई साइड देखेंगे या सेल साइड देखेंगे? सर उसमें गोल्ड की प्राइस जो है वो लो होती है। यस, एग्जैक्टली। गोल्ड की प्राइस क्या है, डंप हो जाएगी, ठीक है? अगर इंटरेस्ट रेट लो होता है तो गोल्ड को हम बाय साइड देखेंगे, ठीक है? इसी तरह यूरो यूएसडी है, ये करेंसी है। अगर डॉलर रेट हाई होता है
तो यूरो को हम डाउन साइड देखेंगे, यानी कि जो यूरो है वो गिरता हुआ आपको नज़र आएगा, जो यूरो की प्राइस है वो गिरती हुई नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरह कैनेडियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है। ठीक है, अगर वो डॉलर उनके ऊपर हावी है तो इसका मतलब क्या है कि वो करेंसीज़ की प्राइसेस लो हो जाएंगी और वो करेंसीज़ गिर जाएंगी। इसी तरह डॉलर है। अब मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हम लोग करते हैं करेंसीज पे ट्रेड नहीं, हम लोग जस्ट गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। अंडरस्टैंड? तो हमने गोल्ड का सिनेरियो समझना है। गोल्ड अक्सर क्या करता है, हम लोगों ने फंडामेंटली गोल्ड को ऑब्जर्व कर लिया है, हमें पता चल गया कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो गोल्ड ने डंप करना है। लेकिन गोल्ड बड़ा जो है वो हरामी है, वो क्या करता है, पहले बाय साइड जाके, ठीक है, सब लोगों के जिन्होंने जब न्यूज़ आई है डायरेक्ट जिन लोगों ने फंडामेंटली देख गोल्ड को सेल 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 कर दी है, रिटेलर्स को पहले बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाई साइड जाके विक्स लगा के फिर नीचे आ जाएगा, सबके ऐसा लेंट करेगा, विक्स बना के फिर दोबारा डाउन साइड मूव दे देगा। तो इससे बचने का आसान तरीका ये है कि जितने भी रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स कौन होते हैं, हम जैसे ट्रेडर्स जिनके पास लार्ज अमाउंट में कैपिटल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या हैं, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, हम रिटेलर्स हैं, हमारे पास $100 का, $200 का, $500 का, $1000 का, $5000 का सिंपल अकाउंट है, ये मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब क्या है, मार्केट में इम्पैक्ट आएगा तो हमने पहले उसको ऑब्जर्व करना है। आप लोग 5 से 10 मिनट उसको ऑब्जर्व करें कि कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बाद आप ट्रेड उसमें न्यूज़ की ट्रेड में आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, बेस्ट तरीका ये है हमारे लिए रिटेलर्स के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके अगेंस्ट जो करेंसी है वो लो हो जाएगी, गिर जाएगी, यानी कि हमारा गोल्ड क्या है, डंप हो जाएगा। अभी अगर डॉलर क्या है, वीक हो जाएगा, तो हम गोल्ड को बाय साइड देखेंगे, अप साइड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यार ये न्यूज़ तो आ गई है, इसको ये इसकी वजह से जो डॉलर का रेट है वो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, पता कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे ही न्यूज़ आएगी ना, तो यहाँ पे अब देखेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ये न्यूज़ आई थी। अभी डॉलर पे कोई आई होती तो मैं आपको दिखाता। डॉलर 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 यहाँ पे तो नहीं है, अभी फ़िलहाल इसको समझें। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे न्यूज़ आई थी। क्या क्या कौन सी न्यूज़ है? एम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट चेंज ये न्यूज़ का नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे आई है ये। एक आपके पास शो हो रहा है एक्चुअल डाटा। ठीक है, ये एक्चुअल डाटा आ रहा है 42.2। उसके बाद आया हमारे पास फोरकास्ट, ये आया 20। अब जब न्यूज़ रिलीज़ होती है ना, तो यहाँ पर आपके पास डाटा आ जाता है। जब एक्चुअल डाटा जो है वो फोरकास्ट से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ये स्ट्रॉन्ग हुआ है। अंडरस्टैंड? ये देखो आपको ग्रीन कलर में आपको शो भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑस्ट्रेलियन के अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज कंपटीशन में होंगी, ठीक है, वो गिर जाएंगी। जैसे एक यूरो एयूडी है, तो इसके साथ अगर यूरो होगा, यूरो एयूडी का आपने पेयर ओपन किया होगा ना, तो आपको वहाँ पे ये 5:30 बजे वो ये यूरो एयूडी गिरता हुआ नज़र आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि एयूडी क्या है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ है? क्योंकि एक्चुअल डाटा इज़ ग्रेटर देन फोरकास्ट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल डाटा कितना, 42,000, फोरकास्ट कितना है, 20,000। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल डाटा हमारा ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। अगर तो एक्चुअल डाटा कम आता और फोरकास्ट, यानी कि ये 20,000 है फोरकास्ट, एक्चुअल डाटा हमारे पास आ जाता है 15,000, तो ये क्या है कि एक्चुअल डाटा इज़ लेस देन फोरकास्ट, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या होता, वीक हो जाता। इसी तरह से किसी दिन यहाँ पे अगर डॉलर की न्यूज़ होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉलर जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो गोल्ड आपको गिरता हुआ डंप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे आके बस ये डाटा चेक करना होता है। जैसी न्यूज़ होगी 5:30 बजे, अब ये टाइम लिखा होता है, आपने उस टाइम पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे आ जाना है चार्ट पे। ठीक है, यहाँ से देख के तो आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो डॉलर के हक में आ रहा है या डॉलर के अगेंस्ट आ रहा है। ये चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है। सेकंड न्यूज़ है नॉन फॉर्म पेरोल, इसको बोलते हैं एनएफपी। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। ठीक है, एनएफपी स्टैंड्स फॉर नॉन फार्म पेरोल्स। कोई मुझे बताएगा कि ये नॉन फार्म क्यों है? एनीवन एल्स? कोई आइडिया है किसी को? ये जस्ट फार्मिंग पेरोल्स क्यों नहीं है, ये नॉन फार्म क्यों है? पता है किसी को?
कोई ऐसा स्टूडेंट आप में से किसी को पता हो, ये नॉन फार्म पेरोल क्यों है? इन्होंने इसमें फार्मिंग को क्यों नहीं इंक्लूड किया? आई थिंक आप में से नहीं पता किसी को। देखें, जो फार्मिंग का जो सीज़न होता है ना, फार्मिंग का, वो ईयरली जो है वो दो दो मरतबा होता है। एक फार्मिंग का सीज़न होता है समर सीज़न, एक होता है विंटर सीज़न। ठीक है, जो कंसीडर जो किया जाता है। तो अमेरिका में भी जो फार्मिंग का जो सीज़न होता है वो दो होते हैं। एक होता है समर सीज़न और एक होता है विंटर सीज़न। समर में भी हमारे पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं, और विंटर सीज़न में भी हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं। ठीक है? तो अमेरिका क्या करता है, नॉन फार्म पेरोल इस वजह से रखा है क्योंकि उसने जो डाटा रिलीज़ करना होता है ना, वो उसने ऑल ओवर दी अमेरिका में जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का इकट्ठा डाटा रिलीज़ करना होता है। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज में ये फार्मिंग की चीज़ें नहीं आती। जितनी भी हमारी ये ये है ना, ये फूड्स की, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनमें ये वाली चीज़ें नहीं आती। तो अमेरिका क्या करता है, इनका डाटा रिलीज़ नहीं करता। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का डाटा ये हमें बताता है। ठीक है? तो ये होती है हमारे पास, इस वजह से इसका नेम इन्होंने रखा हुआ है नॉन फार्म पेरोल्स। इसमें ये बताता है यूएस जॉब्स रिपोर्ट्स रिलीज्ड मंथली, रिपोर्ट देता है मंथली बेसिस पे, ये वाली। ठीक है? शोइंग हाउ मैनी जॉब्स वर एडिड एक्सक्लूडिंग फार्म्स, वो बता रहा है कि अमेरिका की इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स ऐड हुई हैं, कितनी जॉब्स आई हैं फार्मिंग के अलावा। ठीक है? इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग, फार्मिंग को निकाल के बाकी जितनी भी हर शोबे की जितनी भी जॉब्स आई हैं, ठीक है, वो कितनी आई हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट कितनी है, उस पे अमेरिका को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर तो ये न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आ जाती है, अगर तो जॉब्स उसको ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या है, उसको एम्प्लॉय की ज़रूरत है। एम्प्लॉय की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जैसे ही एम्प्लॉय ज़्यादा आएगा, काम ज़्यादा करेगा, काम ज़्यादा करने की वजह से ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा तो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज होंगी वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी वजह से डॉलर को जो है वो करेंसीज़ का फादर कहा जाता है। इंटरनेशनली आप जिस भी कंट्री में जाएं, कोई करेंसी चले ना चले, आप डॉलर चला सकते हैं। ठीक है? डॉलर को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उनको चला भी सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो एनएफपी का जो डाटा रिलीज़ किया जाता है डॉलर पर, आपने डॉलर डॉलर का डाटा वहाँ जाके चेक करना है कि वहाँ पे डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर का एक्चुअल डाटा ज़्यादा आया है, इसका मतलब डॉलर क्या स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो गोल्ड आपको डंप करता हुआ नज़र आएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एनएफपी। स्ट्रॉन्ग एनएफपी का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग यूएसडी। ठीक है? वीक एनएफपी, वीक यूएसडी। डन? यहाँ तक क्लियर है? मुझे क्लियर करें। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन ऊपर से तो नहीं जा रहा? यहाँ पर आपने थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है, ये चीज़ें माइंड में बिठानी है। यस सर, चलें ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज़ आती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? कोई बताएगा इन्फ्लेशन क्या होती है? बोल नहीं सकते तो मैसेज करें। हम्म, यार क्लास होती है ना तो इसमें पार्टिसिपेट किया करें। हम भी क्लास में जब होते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, यकीन करें मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें आप में ना कॉन्फिडेंस आएगा। बोला करें। नो आइडिया। ओके। सर इन्फ्लेशन का मतलब है जिसमें हमारे पास गुड प्राइसेस हो, प्राइसेस गुड्स अच्छी हो। गुड्स प्राइसेस। गुड गुड क्या होती है? अच्छी। गुड का मतलब तो अच्छा होता है। एक गुड, GOOD, इसका मतलब होता है गुड, अच्छा। एक GOOD होता है। दो अच्छा वो गॉड हो गया ना।
गोल्ड नहीं हो गया, गोट नहीं। दोनों GOOD गुड, दोनों गुड्स होते हैं। एक का मतलब होता है अच्छा, एक का मतलब होता है चीज़, शय, अशिया, गुड्स, ये चीज़। गुड्स एंड सर्विसेज, नाम सुना है आपने गुड्स एंड सर्विसेज का? जी सर। हाँ, ये वो चीज़ है। तो ये हम जो न्यूज़ पढ़ने वाले हैं ना, इसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, महंगाई की रिपोर्ट आती है अमेरिका की तरफ से। ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में ये दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। एक होती है CPI रिपोर्ट, एक होती है PPI रिपोर्ट। ठीक है। जो CPI होती है ना, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है ना, इसमें वो चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर कौन है? हम इंसान। हम इंसान क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं? हम लोग जो है घर लेते हैं, अगर रेंट पे लेते हैं उसका रेंट पे करते हैं। ठीक है। घर हम लोग बाय करते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सफ़र करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमने कोई अपने यहाँ से प्रोडक्ट किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजनी है, इसका मतलब क्या है? हम वो उसको डिलीवर कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो भी ट्रांसपोर्ट में ही आता है। अगर हमने एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हमारी जितनी भी हेल्थ के हेल्थ के ऊपर जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, हम लोग जिम करते हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, वो भी हेल्थ में आता है। हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी हेल्थ केयर में ही आती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लोथिंग। क्लोथिंग में जितने भी हमारे पास कपड़े आ जाते हैं, जैसे मर्जी कपड़े हैं, सारे के सारे क्लोथिंग में आते हैं। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन सिस्टम आता है। एजुकेशन सिस्टम में हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी में इन्वॉल्व है। ये जो CPI न्यूज़ आती है, ये जितनी जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, रेंट बताई है, ट्रांसपोर्ट बताई है, हेल्थ केयर बताई है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, इसके अलावा और जितनी सर्विसेज हैं कंट्री में चल रही हैं उन सब का डाटा एक साथ CPI के अंदर आता है। ठीक है। CPI के अंदर मैंने एक चीज़ का नाम नहीं लिया। कौन सी चीज़ है वो? फूड। फूड का नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती। फूड किस में आता है? फूड आता है PPI में, क्योंकि फूड जो है एक किस्म का तैयार किया जा रहा है। ठीक है। कहाँ से तैयार होता है? इंडस्ट्रीज़ में। प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसकी तरफ से तैयार होता है, तो वो हमारे पास PPI में आता है। ठीक है। यानी कि फूड और एनर्जी का जो डाटा हमारे पास आता है वो PPI में आता है। इसके अलावा जितना भी डाटा होगा वो हमारे पास CPI में आएगा। ठीक है। तो जितनी भी जब CPI का डाटा रिलीज़ होगा तो हमें पता ये चलेगा कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, तो मुझे बताए, कोई बताएगा कि उसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा? इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? नो आइडिया? थोड़ी सी बस दिमाग इस्तेमाल करें आप लोग, सब के सब मैच्योर हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, मुझे ये चीज़ बताएं, आप लोग बाज़ार जाते हैं, एक चीज़ आपको महंगी मिल रही है, आप लोग उसको परचेज़ करोगे कि नहीं परचेज़ करोगे? चलो पहले मार्केट जाओ ही ना, पहले मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री की। सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे कपड़ा बन रहा है, किसी भी फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है, तो उस कपड़े को बनाने के लिए जो चीज़ें उनको रिक्वायर हैं, वो चीज़ें अगर उनको महंगी मिल रही हैं, तो जब वो कंपनी जो है जो कपड़ा बना रही है वो उसको महंगे दामों वो भेजेगी आगे होलसेलर के पास, या कम दाम में भेजेगी? उसकी कीमत ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है। जब उसको पीछे से जो कपड़ा बनाने के लिए जो चीज़ें उसको चाहिए, उसको मशीनरी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसने उसके ऊपर कोई छपाई करवानी है, छपाई करवाने के लिए मशीन चाहिए, और जो तरह तरह की जो चीज़ें उसको चाहिए वो उसको पीछे से महंगी मिल रही हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है जो आगे प्रोडक्ट बना के होलसेलर को देगा, उसकी कीमत उसकी क्या है, ज़्यादा होगी।
कोई भी चीज़ है, मैं सिर्फ कपड़े की बात नहीं कर रहा, कपड़े के अलावा और शूज़ भी आते हैं हमारे पास, ठीक है? और तरह-तरह की चीज़ें लाइक बाइक्स आ गई, मोटरसाइकिल्स आ गई, कार्स आ गई, इनमें जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसके ऊपर लग रही हैं, इन्वेस्ट हो रही हैं, अगर उनकी कीमत ज़्यादा है, तो जब इंडस्ट्री बना के उसको मार्केट में भेजेगी होलसेलर के पास, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। उसके बाद जब वो कंज़्यूमर के पास जाएगी, तो वही कंज़्यूमर उसको कंज़्यूम करेगा जो उसको अफ़ोर्ड कर सकता होगा। लाइक एक कपड़ा है, जो मुझे ₹2000 का मिल रहा है। एक बंदा है जो उसको ₹2000 को अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, वो उसको परचेज़ करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। वो परचेज़ किसको करेगा? जिसको वो अफ़ोर्ड कर सकता है, ठीक है? अगर वो ₹1000 की चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकता है, तो वो ₹1000 की चीज़ लेगा। अगर ₹2000 का वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो ₹2000 की चीज़ क्यों लेगा? ठीक है? यही चीज़ है। अमेरिका में जब भी कोई चीज़ बनती है, उसका डाटा, ठीक है, सीपीआई में आता है। फूड फूड और एनर्जी की चीज़ें निकाल के, बाकी चीज़ें पीपीआई में आती हैं, ठीक है? तो जब इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा होगी, ठीक है, पॉसिबल रेट हाइक्स, हाइक्स का मतलब क्या है? इन फ्यूचर रेट हाई हो जाएंगे, ठीक है? एक कंपनी ने ये चीज़ महंगी दामों निकाल के मार्केट में बेच दी है, इसका मतलब क्या है? महंगाई आने वाली है, ठीक है? महंगाई आने वाली है, जो चीज़ें जिन लोगों ने खरीदनी है वो तो खरीदेंगे, ठीक है? ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोग खरीदेंगे, पे करेंगे। आप लोग देखें, हम लोग बिजली का बिल भर रहे हैं, पहले हमारे बिजली का बिल कम आता था, ठीक है? अब ज़्यादा आने लग गया है। हम लोग पे करते हैं कि नहीं करते? फिर भी पे करते हैं। क्यों करते हैं? मजबूरी है, मजबूर हैं, ठीक है? इसी तरह के जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, चाहे वो महँगे दामों में मिल रही हैं, हम लोग किसी तरह उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। पैसा फिर भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, पैसा फिर भी उधर जाएगा, हुकूमत को जाएगा। तो पैसा जब जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है, बेशक इन्फ्लेशन हाई है, महँगाई ज़्यादा है, तो करेंसी विल बी स्ट्रॉन्ग, करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास डाटा आएगा, सीपीआई का डाटा आएगा, पीपीआई का डाटा आएगा, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होगा, डाटा पॉजिटिव आया है, तो क्या मतलब है? डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लिखा हुआ आगे, स्ट्रॉन्गर करेंसी, करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसके अगेंस्ट जो करेंसी होगी वो गिर जाएगी, डॉलर गिर जाएगा। समझ आ गई है? मुझे बताएं, समझ आ गई सबको? ऊपर से तो नहीं गुजर गई ये चीज़? मैंने बहुत डीपली समझाया है। डन, क्लियर है, चलें, अच्छा हो गया। नेक्स्ट जो होती है जीडीपी। जीडीपी क्या चीज़ होती है? जीडीपी का मतलब होता है मुल्क की रिपोर्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ, कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। आपने हमारे न्यूज़ में भी सुना होगा कि जीडीपी लो हो गई, जीडीपी हाई हो गई, ठीक है? पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में इतने पॉइंट्स का इजाफा हो गया, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पॉजिटिव हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज लो हो गई है, वीक हो गई है, तो इसकी वजह से जो कंट्री की करेंसी होती है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? हायर जीडीपी होगी, कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी, तो ज़ाहिर सी बात है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी होगी उसमें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, सिंपल। जीडीपी लो होगी तो करेंसी वीक होगी, तो स्ट्रेंथ भी उसकी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है? वीक हो जाएगी। अंडरस्टैंड? मुझे 2 मिनट दें, मेरा गला खुश्क हो गया, मैं ज़रा पानी पी लूँ। आप लोग इसको रिवाइंड करें ज़रा, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो फिर मुझे बताइए। जी क्लियर है, आगे मूव करें? मुझे काइंडली कंफर्म करें, आगे चलें? कोई क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो मुझे बताएं। ओके, चलें जी।
बस थोड़ा सा रह गया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फंडामेंटली। आप जब तक इनको समझेंगे नहीं तो आप लोग क्या है कि जब न्यूज़ आएगी आप लोग इसमें फंस जाएंगे। एक आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोज़गारी। ठीक है। शो परसेंटेज ऑफ पीपल विदाउट जॉब्स। शो परसेंटेज ऑफ पीपल्स विदाउट जॉब्स। वो लोग जिनको जॉब चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं रही। इसका मतलब क्या है? लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी कम होगी तो करेंसी क्या स्ट्रॉन्ग होगी। अगर बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी क्या है, वीक हो जाएगी, तो करेंसी लो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? बेरोज़गारी जितनी ज़्यादा होगी ना, इकोनॉमिक उसकी जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो कम होती जाएगी। तो बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में यही चीज़ है कि बेरोज़गारी है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो है करेंसी लो है। रिटेल सेल्स मयर्स कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट्स। हायर रिटेल सेल। रिटेलर्स की, ये रिटेलर की बात आ रही है। जो चीज़ रिटेल में लोग सेल करते हैं उस चीज़ की बात कर रहे हैं। हायर रिटेल सेल्स तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, तो करेंसी जो है वो राइज यानी कि बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड है हमारे पास ट्रेड बैलेंस। इसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ट्रेड क्या होती है? तिजारत। ठीक है। बहरी तिजारत या हवाई तिजारत, शिप्स के ज़रिए और प्लेन्स के ज़रिए जो तिजारत होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कोई मुझे इसके अबाउट जो है वो एक्सप्लेन करेगा तिजारत क्या चीज़ होती है और इसको हमने इसका इम्पेक्ट कैसा पड़ता है करेंसी पे। तिजारत हम लोग ज़्यादा करें, अपने दरामद ज़्यादा करें या बरामद ज़्यादा करें तो हमारी जो करेंसी है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एनीवन एल्स? सर जब हम अपने मुल्क में एक चीज को लाएंगे तो हमारी वन करेंसी बाय टफ वन, होगी। वन बाय वन। पहले शहरियार भाई क्या कह रहे हैं? जी शरीर भाई। वन बाय वन, वन बाय वन। पहले शहरियार भाई आप बताइएगा क्या कह रहे हैं? सर जब हम अपने मुल्क में किसी चीज को लाएंगे तो उसकी वजह से हमारी करेंसी जो है वो टफ होगी, सेल करेंगे उसकी वजह से। अगर हम कोई चीज़ अपने मुल्क में लाएंगे तो हमारी करेंसी क्या है? वीक होगी, स्ट्रॉन्ग होगी? स्ट्रांग होगी उसके साथ हमारी करेंसी। कैसे? कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? नहीं तो मैं भी गलत हो सकता हूँ लेकिन जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है कि एक चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ, मैं एक मैं एक चीज़ जो है वो दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहा हूँ, दरामद कर रहा हूँ, अपने दर पे बुला रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस प्रोडक्ट की प्राइस पे कर रहा हूँ। प्राइस पे कर रहा हूँ ना, पैसा जा रहा है मुल्क से। नहीं सर, जब हम अपनी कंट्री से जो चीज जो है वो बाहर की तरफ भेजते हैं यस, उससे हमारे जो। ये चीज़ है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले बोला है कि हम लोग अपने कंट्री में मंगवाते हैं तो हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग नहीं होगी भाई, वीक होगी। ठीक है। गलत हो गया थोड़ा। हाँ, उलट हो गया है। तो ये चीज़ें जी जो है जी। ना, मैं भी उलट ना बता दूँ, आप लोगों ने अपने माइंड से भी सोचना है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। देखो सिंपल, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, सिंपल कंसेप्ट क्या है देखो, एक चीज़ है जो मैं दूसरे मुल्क भेज रहा हूँ, बेच रहा हूँ मैं। लाइक आप देखें जो हमारा चावल है, चावल बाहर के मुल्क काफ़ी ज़्यादा भेजा जाता है। ठीक है। एक चावल है और हमारा कपड़ा भी बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा भेजा जा रहा है। सबसे ज़्यादा एक चीज़ भेजी जाती है, वो कौन सी, कोई मुझे बताएगा? खेलने की चीज़ है। पाकिस्तान में बनता है वो चीज़ और वो इंटरनेशनली तौर पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सर स्पोर्ट्स में हमारे पास आई थिंक फुटबॉल। यस एग्जैक्टली। आपको पता है कि फ़ुटबॉल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बन रहा है और हमें इसकी पता ही नहीं है किसी को। फ़ुटबॉल पाकिस्तान में बन के बाहर के मुल्कों में जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। बाहर के मुल्कों में मोस्टली जितना भी फ़ुटबॉल यूज़ हो रहा है वो पाकिस्तानी मेड फ़ुटबॉल यूज़ हो रहा है। अंडरस्टैंड? अभी सर मैक्सिको में जाएगा, फीफा में जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। यही चीज़ें हैं ये, जब हम यहाँ से हम चीज़ें प्रोड्यूस खुद करें और बाहर के मुल्कों में जाके उसको बेचें, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे मुल्क में पैसा आएगा। आप ये देखें, हमारे मुल्कों से जो लोग जॉब करने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, दुबई गए हुए हैं,
ठीक है, इटली गए हुए हैं, टर्की गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, लंदन, यूके, जहाँ भी गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से पैसा कमा के, ठीक है, कमा रहे हैं, तो वहाँ से पैसा पाकिस्तान में भी तो आ रहा है ना। लेकिन फिर भी ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे मुल्कों से लेते हैं, इसी वजह से तो हम पे कर्जा है। और भी बहुत सारी रीज़न्स आती हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट आप लोगों को समझाना ये है कि अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजेंगे तो उससे हमें फ़ायदा है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। आज देखें डॉलर, एक डॉलर जो है वो 290 का, ठीक है, 280 प्लस का क्यों हुआ है? इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है, हमारी करेंसी लो हुई है। आपको पता है इंडियन करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज जो हमारे पास जो आल्टो कार हमें यहाँ पे जो है 28-30 की मिल रही है, इंडिया में आपकी कोई बताएगा उसकी प्राइस कितनी है आल्टो की? बहुत लो है। क्यों? क्योंकि इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है, एक बंदा तो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनियन, ये चीज़ होती है, इत्तेहाद। और हमारी हुकूमत अच्छी होनी चाहिए। ये तो बहुत लंबी डिस्कशन चली जाएगी, कंसेप्ट जो समझाने का था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ट्रेड में ये चीज़ होती है तिजारत, तो अमेरिका तिजारत करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा करेगा तो उसका मतलब क्या है, दूसरी कंट्रीज़ को चीज़ें भेजेगा, तो उसकी कंट्री में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर, वो स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो डॉलर क्या ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, इसी वजह से वो अभी तक ऊपर ही जा रहा है। लेकिन आजकल हालात कुछ ऐसे हैं, ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर अक्सर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट में गोल्ड में इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, इन फ्यूचर मिलेगा भी जब जब वॉर होगी। ये सारा का सारा डाटा हमारे पास फंडामेंटली होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट क्या है। सर अगर ट्रेड में पॉलिटिशियन का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इसके साथ? नहीं, पॉलिटिशियन का क्या ताल्लुक है, पॉलिटिशियन का जस्ट ये उनके जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, उनके रूल्स, या उन्होंने कोई रूल लागू कर दिया है कोई, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आता है। पॉलिटिशियन का खुद तो नहीं कुछ कर सकते, वो उनके जो भी वो फैसला लेते हैं उसकी वजह से हम पे फ़र्क आता है। लाइक देखो, रशिया यूक्रेन की वार होती है, पॉलिटिशियन जो करवा रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने डिसीजन लिया ना, डिसीजन लिया तो वार हुई है, वार हुई है तो उसका करेंसी पे इम्पैक्ट आता है। खुद पॉलिटिशियन तो एक बंदा है, उसने क्या करना है अकेले ने, समझ रहे हैं। ये इकोनॉमिक न्यूज़ कैलेंडर है, ये मैंने आपको बता दिया है अभी जब पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है। एक फॉरेक्स फैक्ट्री होती है, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम है, माई एफ एक्स बुक है, 3 तरह की हमारे पास वेबसाइट है, मैंने आपको फॉरेक्स फैक्ट्री का बताया, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम को भी देखें, माई एफ एक्स बुक को भी देखें, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो फॉरेक्स फैक्ट्री को टच करता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को आपने देखना है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम हेल्प्स प्लान ट्रेड्स अराउंड मेजर न्यूज़, जब मेजर न्यूज़ होगी तो हमें पता चलेगा कि हमने ट्रेड्स को किस तरह से प्लान करना है, हमें इससे मदद मिलेगी। अवॉइड सरप्राइज वॉलेटिलिटी, जब हम कैलेंडर को देखेंगे नहीं तो हमें एक किस्म का सरप्राइज़ मिल जाएगा कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है, तो इसकी वजह से हमारा अकाउंट वॉश हो सकता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इस टाइम न्यूज़ है, और न्यूज़ टाइम हम लोग एंटर हो सकते हैं, एंटर हो जाएँ तो हमें सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो मार्केट में अचानक इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी, आप लोग कह देंगे यार ये क्या हो गया? अभी तो मार्केट स्लो चल रही थी, जैसे ही मैं एंटर हुआ मार्केट में इतना ज़्यादा मूव आ गया, कैंडल इतनी बड़ी बन गई है। तो हो सकता है आपने कोई ऐसे टाइम में जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की जब न्यूज़ का टाइम था, ठीक है। ट्रेड बेस्ड